हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्र ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का जो हमारा सीडीपी का जो प्रीवियस पेपर है, जो लेटेस्ट वाला है, यानी अभी जो हुआ है, तो आज जो हम बात करेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और आपका पेपर जो है 21 जनवरी का है। पेपर किस तरीके से करना, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। और पेपर को हैंडल करते समय या पेपर को करते समय आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पेपर छूट जाता है कि सर टाइम ही नहीं मिल पाया, तो उसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे बड़ा पेपर को क्रैक करने का तरीका ये रहता है कि अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया तो हमारा पेपर पहली बार में क्रैक हो जाता है। क्योंकि पढ़े हुए क्वेश्चन भी हम बाद में ऐसे लगाते हैं कि ए बी बी, तो ऐसा नहीं करना है। सेशन हमारा आपको पता ही है, सेशन कौन सा हमारा, तो आपको पता है सीडीपी हमारा सेशन चलता है, ये वाली बात आपको पता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लोग थोड़ा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको ये वाली बात समझनी है कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हमारा जो पेपर होगा स्टार्ट, वो 9:30 से स्टार्ट होगा और 12 के बीच में चलेगा। यानी हमको 2.5 घंटा पेपर मिलता है। 2.5 घंटे का मिलेगा, यानी 150 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये पता होगा 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट में आपको ये वाली बात समझ में लेनी है पहले, कि अगर आपने 9:30 से लेकर, अगर 1 घंटा आपने 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में, अगर इन 150 क्वेश्चन में से आपने वो क्वेश्चन कर दिए जो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके मत बैठना कि आप अगर मैथ अच्छा तो मैथ को लेके बैठ गए, सीडीपी अच्छा तो सीडीपी को लेके बैठ गए, ईवीएस अच्छा तो ईवीएस को, ऐसा मत करना। अगर खासकर मैं आप लोगों से ये वाली बात करता हूं कि अगर आप लोग मैथ को लेकर बैठ गए तो ये आपका 1 से 1.5 घंटा ले जाएगा, फिर भी आपके 30 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब मैथ वाला पार्ट करते तो फिर टाइम पूरा चला जाता, फिर उसके बाद आपकी हिंदी भी खराब, सीडीपी भी खराब, ईवीएस भी खराब। और जब आप टाइम देखते हैं तो आपको क्वेश्चन आते हुए आपके गलत हो जाते। तो ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अगर पहले घंटे में आपने पूरे 150 क्वेश्चन को पढ़ लिया, दोबारा समझना, अगर 9:30 से पेपर हो रहा और 10:30 बजे तक 1 घंटे को आप टारगेट कर लेना। और उस 1 घंटे में आपको यह करना है कि मुझे पूरा पेपर पढ़ना है। और उस पूरे पेपर को पढ़ते समय जब 150 क्वेश्चन होंगे तो इसमें से कम 60 से लेकर 65 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे, जो कभी गलत नहीं करने। अगर आपने 1 घंटे से या 1 घंटे से पहले 60 से 65 या 70 क्वेश्चन तक अगर हमने 10:30 बजे तक ठीक कर दिए, और फिर हमको ये पता है कि 150 में से हमारे 70 क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आपका पेपर पहली बार में क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर मैथ को लेके बैठ गए और 30 क्वेश्चन में आपने 1.5 घंटा गवा दिया, तो फिर पेपर क्रैक होने का कोई भी चांस नहीं। क्योंकि फिर आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन करोगे, किसी का किसी में लगाओ, किसी का किसी में लगाओ, और फिर लास्ट में आप ये करोगे, जब आपकी बेल बजेगी तो आपको लगेगा टाइम 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बीच में आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद वो ओएमआर शीट भरते हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है। ओएमआर शीट आपको 3 बार में फिल करनी है। मान लीजिए आपने 1 घंटे में आपने ये 60 से 65 या 70 क्वेश्चन कर दिए, तो मुश्किल से 10 या 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में आपको ओएमआर शीट फिल कर देनी है। क्योंकि ये 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर तरीके से सही है। जब ओएमआर शीट जल्दबाजी में भरोगे तो ये 60 से 70 में से बात 10-5 गलत कर दोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। अब आपको ओएमआर शीट यहां पर फिल होने के बाद फिर आपको आराम से दूसरे पार्ट में करते चलना। फिर यहां पर टारगेट बना लेना 40 मिनट का। 40 मिनट में भी अगर आपने यहां पर 70 क्वेश्चन कर दिए और फिर उसके बाद 80 क्वेश्चन को भी 40 मिनट में पढ़ते हैं, तब भी आप 80 में से कितना भी कर लो, तब भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाएंगे पढ़ करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन यहां पर ठीक कर दिए और यहां पर आपके 85 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, फिर आप ओएमआर शीट फिल कर दीजिए। यानी अगर आपने 2 बार ओएमआर शीट 11:30 बजे तक या 11:20 तक अगर आपने फिल कर दिया और उसमें आपके क्वेश्चन जो ठीक हो गए 75 या 85 से एबव हो गए, तो आपका सीटेट पहली बार में क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहली बार पूरा सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट भरी है, तो फिर आपका कोई चांस नहीं है पेपर क्लियर होने का। क्योंकि जल्दबाजी में हमें जो ओएमआर शीट फिल करते हैं वो हमारी हमेशा गलती रहती है। पेपर हमेशा 3 बार में करिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, और ओएमआर शीट भी हमेशा 3 बार में फिल करिए। एक और बात और समझिए, अगर आपने पहली बार में जो आंसर लगा दिया है, आप उस क्वेश्चन पर दोबारा मत जाइएगा। क्योंकि आपका माइंड जब दोबारा आप उस पर जाओगे तो आपने पहले का जो बी लगाया, पहला जो सही है, माइंड आपका ये कहेगा ना मुझे तो सी लग रहा है। फिर आप इसको काटोगे और इसको सही कर दोगे। 99% आपका पहला वाला ठीक निकलता, बाद में सी सही गलत होता। फिर बाद में आप ये कहते अरे यार मैं पहले बी लगा रहा था और ये मेरा सी कैसे हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है। पहली बार में जब आप जो आंसर लगा तो पहली बार में ठीक ही लगता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं 70 या 60 से 70 के बीच में जो क्वेश्चन होंगे, अगर फ्रेश माइंड से आपने पहली बार में पूरा पेपर पढ़ दिया तो आपका पहली बार में ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। तो आपको पेपर इस तरीके से करना है। इसकी वीडियो में एक और अभी आप टाइम टेबल की पूरी तरह से बना दूंगा, जिस तरह से आप पेपर को हैंडल करना है। आज का थोड़ा प्रीवियस पेपर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला कि बचपन से
वयस्कावस्था के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? यानी ये कहला है कि मान लीजिए बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से लेकर परिवर्तन काल की बात करते हैं। देखो एक बात आपको समझ में ना आ रहा, तो ये जो पूरा का पूरा जो शब्द है ये पूर्ण रूप से ये किशोरावस्था को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? किशोरावस्था को डिफाइन करता है। ये क्वेश्चन एक आता भी है बिगिव हंट की डेफिनेशन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को संपूर्ण रूप से डिफाइन करने वाला, संपूर्ण रूप से परिभाषित करने वाला एक शब्द जो होता है वो कौन सा होता है? वो परिवर्तन कहता है। अब उसने बोला कि बचपन से लेकर परिवर्तन का यानी वयस्क अवस्था यानी एडल्ट की बात कर रहा है, यानी प्रौढ़ की बात कर रहा है। प्रौढ़ जो होता है वो किशोरावस्था से ऊपर होता है, उसके बीच का जो काल होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 3 से 6 वर्ष, ये तुमने काट दिया। माध्यमिक बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 9 वर्ष, ये भी हमने काट दिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है। जो हमारा किशोरावस्था जो समय होता है वो राइट आंसर होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से एक शब्द आपको समझ में आ रहा है कि वयस्क अवस्था, वयस्क को उन्होंने क्या बोला? एडल्टहुड, यानी प्रौढ़ की बात बोली। और प्रौढ़ व्यक्ति का जो समय होगा वो किशोरावस्था से आगे होगा, और किशोरावस्था का समय कितना होता है? 12 से 18 वर्ष। तो इसका मतलब 19 से 25 वर्ष के बीच में होगी। क्लियर बात है? एडल्ट की बात कर रहा है। अब वो इसके पहले और इसके बीच की बात कर रहा है, तो 3 से 6 और ये वाला तो हो ही नहीं सकता, किशोरावस्था इनके बीच में आता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? दूसरा क्वेश्चन, ये वाला, ये जो स्थूल कौशल है, जो शारीरिक गतिक कौशल आते हैं, इनसे भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा। उसने पहला पूछा है निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूल मींस क्या होता है? बड़ा। और जो हमारे कौशल जो होते हैं दोस्तों, आपको ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो कौशल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सूक्ष्म और एक होता हमारा स्थूल। स्थूल मींस क्या होता है आपको पता होना चाहिए? बड़ा। और सूक्ष्म मींस क्या होता है? अब ये जब कौशल की बात होगी तो जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय शरीर का प्रयोग करता है तो 2 प्रकार से करता है। जब हम किसी कार्य को करते समय शरीर का प्रयोग करते हैं और जब बड़े बड़े पार्ट में करते हैं, बड़े बड़े भागों में करते हैं, तो वो कौन सा कौशल कहलाता है हमारा? और जब छोटे छोटे भागों में करते हो कौन सा कहलाता है? अब इन दोनों से संबंधित जो अक्षमता होती है वो आपसे कई बार पूछी भी गई है, तो आप बता देना कौन सी होती है? तो डिस्प्रेक्सिया होती है। कौन सी होती है? अब बड़े बड़े की बात करनी, देखो ब्रश से पेपर पेंट करना ये तो छोटे छोटे भागों में करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये बना दी, अब ये मैंने आपको बनाया छोटे छोटे भागों में, ऐसा कोई ज्यादा नहीं हो, छोटे से भागों में। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना ये भी थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है। सुई में धागा छोटा सा, लेकिन चलना और दौड़ना ये बड़े बड़े कदमों में चलेंगे हम। अब इसकी छोटी सी जगह में कितने कदम रखो? मुझे तो एक कदम भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो तीनों के तीनों जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना किससे संबंधित है। और जबकि चलना दौड़ना किससे संबंधित है? और गामक कौशल से संबंधित अगर आपसे अक्षमता पूछता है तो अक्षमता कौन सी बतानी है? डिस्प्रेक्सिया। क्लियर बात है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी? ये प्रथम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अब देखो समाजीकरण किसे कहते हैं आपको समझिए, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, आदर्श, मूल्यों को अपने व्यवहार में ढाल लेता है और अपने व्यवहार को दूसरे के अकॉर्डिंग संचालित करता है। मान लीजिए मैं अलीगढ़ का निवासी हूं, मेरी जॉब उत्तराखंड में जाके लग जाती है। जब मैं उत्तराखंड में जाऊंगा तो उत्तराखंड के समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को संचालित करूंगा, तो वो मेरा वो क्या कहलाएगा? अब ये 2 प्रकार की संस्था कहलाती है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीय होती है। अब आपको ये दोनों समझ में ना आ रही हो तो आप एक को याद कर लीजिए, सिर्फ आप प्राथमिक को याद कर लीजिए। प्राथमिक में सिर्फ 2 आते हैं, एक आता है परिवार और एक आता है पड़ोस। एक आता है परिवार और एक आता है, इन दोनों को छोड़कर डिट्टो सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीय में। अब बात किसकी कर रहा है? वो प्रथम की बात कर रहा है। तो परिवार इसमें है तो ये कौन से में होगा? ये तो स्कूल इसमें आएगा। ये किस में आएंगे? दोस्त किस में आएंगे? ये किस में आ रहे हैं? परिवार और पड़ोस हमेशा प्राइमरी में, मुख्य में और प्रथम में आते हैं। बाकी उन दोनों को छोड़कर जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे? तो आपको बता देना वो द्वितीय में। और ये वाला आपको समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, सजीव गुण होते, यह कहलाती है। भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया, कार, सजीव गुण होते हैं। जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकृत सोच या वर्गीकृत सोच, कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? यानी ऐसी सोच जो भौतिक गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, कौन सा होगा? जीववादी सोच के लगे ये वाला होगा, या पदानुक्रमिक सोच, ये तो हमारा वैसे भी हो रहा है। केंद्रीकृत किसी एक वस्तु पर हम टिके हुए नहीं है। वर्गीकृत बांट भी नहीं रहे, कौन सा हमारा? छोटे बच्चों को हम मान लीजिए गुड़िया दे रहे तो वो अपने उसका बड़ा प्रेम से लगा के रखते, उसकी एक नीड बन जाती है, वो जीववादी कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कथन वाले थोड़ा समझना, आप लोग क्लास में आप लोग भी बैठे तो थोड़ा समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते हैं। समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। वो उसने बोला है कि 4 वर्ष की एक लड़की है रिया नाम की, वो 2 बर्तन लेती है लंबे और चौड़े। मान लीजिए एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों की जो लंबाई है वो और अनुपात है वो बराबर, दोनों में वजन आता है। पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। अब दूसरा दिया है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण है। देखो अब समझना, पहली बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण की है। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये वाली बात बोला है कि जीन पियाजे के पूर्व संक्रिया, रिया की बात यहां पर भी हो रही है और रिया की बात यहां पर भी हो रही है। अब 4 वर्ष की है और पूर्व संक्रियात्मक का समय कितना है, 2 से 7 वर्ष। तो 4 वर्ष किसके अंतर्गत आएगा भाई? देखो रिया की बात यहां पर भी हो रही है, यहां भी हो रही है। 4 वर्ष की है तो पियाजे की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आ रहा है? पूर्व। ये भी बात ठीक है। तो पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, और दूसरा वाला पहले से संबंधित है। तो कहां है? व्याख्या करता है। हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? किसके द्वारा? संकेत के द्वारा और अन्य तरीकों के द्वारा। पाठ, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक। कौन सा राइट आंसर होगा? यानी जब एक बालक की सहायता की जाती है, कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा वाला होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि पाठ का दूसरा नाम क्या होता है? ढांचा। और ढांचा का दूसरा नाम क्या होता है? मचान का दूसरा नाम क्या होता है? पैठ। और इसका एक और क्या नाम होता है? चबूतरा। और इसका एक और नाम क्या होता है? चौखट। और इन सबके जो पापा जी वो कौन है? स्कैफ फोल्डिंग। और स्कैफ फोल्डिंग जो है वो किसके हैं? वाइगोस्की के। ये वाली बात आपको समझ में। और वाइगोस्की ने 2 चीज और दी है, एक आपको MKO देनी है और एक आपको ZPD देने। पूरा का पूरा आपको ध्यान में रख लेना। देख लो कितने अच्छे तरीके से दिया, इधर लिखा हुआ है स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम और निष्क्रिय अधिगम। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके जनक कौन है? तो आपको बता देना इसके जनक कौन है? स्किनर। बच्चा कौन सा हमारा? सहयोग। अगर यहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं संस्कृति की बात हो, नोट डाउन कर लेना। अगर आप रहन सहन की बात हो, समूह की बात हो, समुदाय की बात हो, रीति रिवाज की बात हो, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग की नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? समझना, अपने व्यवहार की अपेक्षा दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरा, ये तो बता, ये तो पियाजे का, ये तो मैंने वैसे काट दिया है। एक होता पूर्व परंपरागत चरण, एक होता परंपरागत चरण, और एक होता पश्च परंपरागत चरण। कौन सा राइट आंसर? उसने बोला है कोहलबर्ग के। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से दो आते हैं? एक आता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, इसके संग आता एक और आता आत्म अभिरुचि। समझना, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक आता है अच्छा लड़का या लड़की, या लड़की अभिमुखता, और एक आता अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और एक आता सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता। समझना इसको। अब उसने पूछा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में एक व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? कौन सा राइट आंसर कहलाएगा? अब बताइए, अपने व्यवहार की अपेक्षा दूसरों के परिणाम, दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता, कौन सा कहलाएगा? दंड तथा आज्ञा पालन, आत्म अभिरुचि। आत्म अभिरुचि की बात यहां पर तो अपने से बात हो रही है भाई, ये तो स्वयं की बात करता है, तो ये तो यहां पर नहीं हो रहा। अच्छा लड़का या लड़की, अधिकार संरक्षण, कौन सा होगा? या सामाजिक या सार्वभौमिक, कौन सा होगा?
कौन सा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पक्ष परंपरागत चरण क्रिया के अंतर्गत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा कौन सी होती है? परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित? प्रगतिशील शिक्षा के जनक आपसे अगर पूछे तो आपको बता देना जॉन डेवी है। और जॉन डेवी ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो आपको बता देना लैब विद्यालय की स्थापना। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? देखो हमेशा ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये। प्रगतिशील शिक्षा कौन सी होती है? जब उसमें एक अध्यापक किसी बालक को ध्यान में रखते, दोनों मिलकर एक दूसरे का कार्य करते हुए चलते हैं, वो हमारी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आती है। और प्रगतिशील शिक्षा के जब जॉन डीवी ने लैब विद्यालय की स्थापना की, ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनुएक विद्यालय में, समझना, रेनुएक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? गार्डनर की बात हो रही है, समझना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। गार्डनर, इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? तो आपको बतानी चाहिए 9 प्रकार की। सिद्धांत कौन सा दिया था? तो आपको बताया बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको बता देना बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब परामर्शदाता तो कौन सी बुद्धि उसके पास है? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारंपरिक, अंतः वैयक्तिक बोले इंटरपर्सनल, दूसरों से बात करती है, या अंतर व्यक्ति, इसको बोलते हैं हम इंट्रापर्सनल बुद्धि, और इसको बोलते हैं हम इंटरपर्सनल। कौन सा होगा? जहां पर हम दूसरों से बात करेंगे, यहां पर हम स्वयं से बात करेंगे। स्थानीय बुद्धि आकाश या अंतरिक्ष में होती है, तो ये आकाश अंतरिक्ष की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पर नहीं हो रही। अब परामर्शदाता, मान लीजिए परामर्शदाता जो होता है एक डॉक्टर होता है, जब डॉक्टर होता है स्वयं से बात करता है, दूसरों से बात करता है, तो दूसरों से बात करता है तो कौन से? इंटरपर्सनल। तो लगा दीजिए, थोड़ा समझ के ध्यान में रखिए। समझ में आ रहा था कि फिर ऐसे मैंने बताया तब आपको बताया? समझ में आ रहा था। जब परामर्शदाता होता है, डॉक्टर जो होता है वो दूसरों से बात करता है ना, जब दूसरों से बात करेंगे तो इंटरपर्सनल की बात होगी, जब स्वयं से बात करेंगे तो कौन सी होगी? इंट्रापर्सनल की बात होगी। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? कौन सा सिद्धांत दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको तो आप ढंग से पढ़ के जाना, मैं पहले बता रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ में आप एक और पढ़ के जाना, निपुण। निपुण भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे जाएगा, और एनईपी 2020 से आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे जाएगी, दोनों आपको 5 क्वेश्चन देंगे। एनईपी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? किसकी बात हो रही है? प्राइमरी स्कूल की बात है। केवल शब्दारा नहीं, केवल शब्दारा नहीं, केवल शब्दारा बच्चों की मातृभाषा से संबंधित। अब आपसे यह पूछे स्वतंत्र भारत की अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? स्वतंत्र भारत की तो आपको बता देना 3 आ चुकी है। एक आई है 1968 में, एक आई है 1986 में, और एक आई है 2000। इसके जो है इंदिरा गांधी हैं, इसके जो है राजीव गांधी हैं, और इसके हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल खेलना, फुटबॉल है यहां पर ये। वैशाली को जवाब देते उसकी मां ने कहा, फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। मां का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्ध धारणा और लिंग प्रासंगिकता। कौन सा राइट? लिंग रूढ़िबद्ध धारणा। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, देखो, जहां पर गर्ल्स और बॉयज की बात हो, जहां पर स्त्री और पुरुष की बात हो, जब इन दोनों की बात होगी, दोनों में मतभेद किया जाएगा, नहीं ये काम ये कर सकता, तो आपको 3 शब्द याद रखने। एक तो लिंग रूढ़िबद्ध धारणा, एक पूर्वाग्रह शब्द आएगा, और इसके साथ में कौन सा आएगा? पक्षपात। इन तीनों में से जो एक शब्द आएगा आप राइट आंसर उसी को लगा देंगे, बाकी ये वाला आपको पता ही है। क्योंकि यहां पर ये वाली बात कही जा रही है कि लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना है, दोनों को हमें बराबर का समान अधिकार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों का नामीकरण उन्हें वर्गों में बांटना क्या होता है? मतलब बच्चों को नाम देना, उनको वर्गीकरण में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा ना, सही करेगा। बच्चों के समूह में हीनता होगा, हटा देते इसको। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब बात बच्चों का नामीकरण उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, सुसाधित करेगा, या सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा कौन सा है? अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा। क्या करें आप लोग?
राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए राइट आंसर होगा। सतत और व्यापक, समग्र का एक व्यापक और सतत और व्यापक मूल्यांकन का मायने है, यानी जब एक मूल्यांकन जीवन के प्रत्येक पहलू पर चारों पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? तो आपको बताना है। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, और जब भी तुलना की बात हो तो कैसा लगाना है? नेगेटिव लगाना है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये हो सकता है। पर मैं आप लोगों से दो चीज हमेशा कहता हूं, एक दावत में और एक ऑप्शन में, कभी जल्दबाजी मत करना। ऑप्शन चारों पढ़ के देख लेना, चाहे आपको दूसरा राइट आंसर मिल गया हो। क्लियर होता है? केवल शब्द आ गया साल के अंत में, साल के अंत में आ रहा है तो इसको समझ लिए संकलनात्मक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सुमेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सुमेटिव की बात हो रही है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? सीसी की। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? बी राइट आंसर। जीवन के प्रत्येक पहलू पर व्यक्ति के चारों पक्षों को, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए? देखो, मैंने आपको ये डिक्टो पढ़ाए हैं। मैंने आपको दो मूल्यांकन पढ़ाए थे, मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। एक मैंने आपको पढ़ाया था निर्माणात्मक मूल्यांकन, और एक पढ़ाया था मैंने संकलनात्मक मूल्यांकन। ये जो मूल्यांकन होता है, जब एक टीचर किसी कार्य को या क्लास को लेते समय बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? और ये इसी की तो बात कर रहा है, बात तो इसी की कर रहा है ना, कि एक प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अक्सर जांच करने के लिए, प्रक्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई है, जांच करने के लिए प्रश्नों को जानता हो कौन से मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। योगात्मक, देखो सुमेटिव को ये बोलते हैं, फॉर्मेटिव को ये बोलते हैं। तो योगात्मक तो सत्र के अंत में यानी साल के अंत में किया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। मानकीकृत जो मूल्यांकन होता है वो सरकार द्वारा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। मानक संदर्भ भी नहीं हो सकता। राइट आंसर हमारा कौन सा? रचनात्मक, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? देखो ये लिखा हुआ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और सुमेटिव आपको ये समझना कि जब हम किसी कार्य को करते समय किसी क्लास में बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, वो हमारा फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक या रचनात्मक या सृजनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन की तो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन की तो बात कर रहा है। तो आपको ये वाली बात समझना। अगर वो इसकी बात करता है तो आपको देखो, एक तो याद रखना है सरकार शब्द, एक आपको याद रखना सत्र के अंत में, एक आपको याद रखना रैंक, एक आपको याद रखना ग्रेड, एक आपको याद रखना उपलब्धि, एक आपको याद रखना पास या फेल। ये वाले शब्द आएंगे तो बात किसकी हो रही है? सुमेटिव की। अगर इनमें से नहीं आएगा और बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो फिर किसके? फॉर्मेटिव की बात हो रही है। तो ये वाली भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। सृजनात्मकता की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है? कम परिज्ञान या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। क्रिएटिविटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सृजनात्मकता की बात हो रही है। तो इससे संबंधित कौन सा हो सकता है? बताएं थोड़ा, कौन सा हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता से संबंधित आपको एक तो मुक्त अंत वाले प्रश्न मिलेंगे और एक आपको अपसारी मिलेगा। जिसके एक से अधिक आंसर होते वो कहलाता है। कहां है हमारा अपसारी चिंतन? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्रिएटिविटी की या फिर मस्तिष्क झंझावात विधि की बात कर सकता है, लचीलापन की बात कर सकता है, और मौलिकता की बात कर सकता है, अनुकूलता की बात कर सकता है, और संवेदनशीलता की बात कर सकता है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अपसारी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमि का मतलब ही होता है समावेश शिक्षा की, एक से अधिक क्षेत्र से आने वाले बच्चों की बात कर रहा है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी चाहिए, विविध विन्यास से उदाहरण लेनी चाहिए, हो सकता है सभी के लिए मानकीकृत लगा सकते हैं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक। कौन सा बच रहा है? मैं आपको बताता चल रहा हूं कि जब आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पूरी तरीके से पता चलेगा ना, तो आपका 110 प्लस ही स्कोर जाएगा। फिर आप चाहकर भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ये वाली बात, क्योंकि सीटेट इस दुनिया का सबसे इजी टेस्ट है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
आपको समझ होनी चाहिए, आपको यह पता होनी चाहिए विविध पृष्ठभूमि का मतलब कहते हैं एक बालक किसी भी जाति का, दूसरा किसी भी जाति का, तीसरा किसी भी जाति का, सबके अपने अलग अलग भाषा क्षेत्र सब कुछ है। तो बात तो उसकी हो रही है। क्लियर बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से साध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान मतलब आप क्रिएटिव बच्चे हैं, आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आपके अंदर उस विकास को कैसे किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन जोर देने के लिए अभ्यास हमेशा क्या होता है? समस्याओं के हल करने अटल प्रक्रिया, अटल मतलब एक ही रहेगी ना, एक न रहेगी। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर छात्रों में डर की भावना को पैदा कर। कौन सा राइट आंसर? डर की भावना कर दिया। समरूपों की मतलब आपने जो पहले किसी समस्या का समाधान किया है, हो सकता है उसी लॉजिक को लगा के देख लो, हो सकता है ना। निर्माणात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक तीनों एक ही है। तीनों का इंग्लिश में देखो फॉर्मेटिव आएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मतलब आप सीखते समय आप हर समय मोटिवेट रहें, आपको हर टाइम मोटिवेट रखा जाए। आपका सीटेट है और सीटेट को आपको पास कराने के लिए आपको 1 मिनट भी ऐसा लगे कि ना मुझसे ना हो, तभी आपको मोटिवेट कर दिया जाए। उसका रीजन क्या है? ये वाली बात कर रहा है वो। बच्चों को दंड देकर ना, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, मतलब हो सकता है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत नहीं। अब प्रवीणता की मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको ये बात बोल दी कि अगर आपका सीटेट पास हो जाएगा तो आपको एक एक्टिवा लेके देंगे हम। अगर आपका सीटेट पास हो जाएगा आईफोन 15 प्रो मैक्स ला के देंगे। हाँ साथ तो पास कर देंगे। अगर आपका सीटेट पास हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आप एक दिन खुल के शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें क्या है? और लालच बुरी बना। जब तक आप लालच, आप क्यों सीटेट पास करना चाहते हैं? आपको पता है ना 49,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपको, ये 49 आपको दिखाई दे रहे ना, तभी तो आप सीख रहे हैं सीटेट को। अगर योगी जी सरकार या डीएसएस भी आपसे ये बोल दे ना समाज सेवा करनी, आपको सीटेट पास करनी है ना, हम ना समाज सेवा कर पाएंगे। किस में से आप पढ़ रहे हैं? 49,000। ये लालच है, और ये जो 49,000 है ना, आपको अंदर से मोटिवेट करे, धक्का मारे, भाई आप सीटेट पास कर ले 49 मिलेंगे। तो ये वाली बात वो कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। शर्मिंदगी क्या होती है? सबसे पहले शर्मिंदगी, एक तो बात यहां पर ये दो चीज तरह समझ लेंगे कि शर्मिंदगी जो होता है कि हमारा व्यवहार होता है, और आंतरिक होता है, जन्मजात होता है, और गर्ल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखिए, शर्मिंदगी या संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान का मतलब होता है जानना, संबंध है साहब। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। हाँ ये वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब दूसरे के घर जाते हैं तो शर्माते इतना कि भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन एक बार ये ना कहेंगे भैया खाना ला के दे दो, और भूखे अंदर ही अंदर ऐसे बस कुड़ते रहेंगे। फिर जैसे अपने घर आएंगे ना तो किचन में ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि उन्हें पिछले 10 दिन से खाना नहीं मिला। तो ये वाली बात हो सकती है, ये हो सकता है। बच्चों को अधिगम ये तो अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली ना, ये नेगेटिव पॉइंट डालता है हमेशा कि भाव को अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया बार बार नहीं। ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? का संज्ञान, संज्ञान में जानना, हमारे सीखने पर ये नेगेटिव प्रभाव डालता है। शर्माना, शर्माना जानते होंगे कुछ लोग तो इतने अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सीटेट का फॉर्म भर रहा है और आपको लगा कि ये अंतर्मुखी व्यक्ति, आप उसके पास जाके चले, अच्छा सीटेट पास कर लेगा तू, अब वो उसी बात को लेके बैठा रहेगा। अब इतना हो जाएगा सीटेट का फॉर्म भी नहीं भरेगा और बीमार हो पड़ जाएगा। घर वाले पूछेंगे क्या बात है, क्या बात है ना, बतावेगा नहीं, अंदर ही अंदर अंदर अंदर। जब उससे बोला तब वो 20 किलो का, तब 18 किलो का। लेकिन जब बाहरमुखी व्यक्ति होता है, अगर आप उससे कोई सीटेट पास कर लोगे, क्यों तू पास कर सकते हो, फिर वो उससे जवाब नहीं कहेगा। अगर आपसे कोई ये बात बोले सीटेट पास हो जाएगा, क्यों तू पास करवा हमारा, वो दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं। लेकिन अगर ये वाला व्यक्ति होगा, जानमोती जीवात क्यों कहिए भाई कम वो पास नहीं होगा, ये ऐसी बात हमें नहीं सोचनी, ये शर्मिंदगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली कौन सा है? अब सीखते समय आपको सबसे प्रभावशाली कौन सा हो सकता है? हमारे बच्चे बैठे हुए तो वो थोड़ा हंसी दिला रहे हैं। देखो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी, यानी ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो आपको सबसे ज्यादा सिखा सकती है, वाली बात कर रहा है। यंत्रवत हमेशा रटना होता है, और रटना तो हमेशा हो नहीं सकता। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये वाली बात हो सकती है। जब आपकी कल्पनाओं को अगर विषय वस्तु में मान्यता दी जाए तो ठीक हो सकता है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, जब तक सीटेट है तो जान ले 5 सब्जेक्ट है, बिना उसके वो कर रहे हैं। अनुकरण नकल करना कौन सा हो गया? राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। एक अध्यापका को दिए गए किसी कार्यकलाप में विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण किया गया है। विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापका को दी गई किसी कार्यकलाप में क्या है इसमें, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय द स्टूडेंट ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज, यानी एक अध्यापक को दिए गए सभी क्रियाकलाप में
छात्र की विभिन्न, अच्छा वो छात्र है यहां पर, छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यक्रम में अगर आपकी त्रुटियों का मैं एनालिसिस करता हूं कि अगर प्रैक्टिस सेटअप लगाते और सीडीपी में आपके 30 में से 22 आ रहे हैं, जो 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हो वो किस वे में कर रहे हो, उनको जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित करना, ऐसा कुछ ना है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण, हाँ आप जो गलत कर रहे हो वो आपके विचार को जानना है, पर अभी देख ले रहे हैं और भी इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों के ना अलग तो कभी ना करने, अधिगम केवल नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा, गलतियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण, आप जो गलतियां कर रहे हो वो सीखने में बाधक नहीं सहायक होती है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने के लिए कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अप्रेरित कठिनाई होगी, ये तो ठीक से। अधिगम सामाजिक संबंध, ये भी ठीक है। विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, कौन सा राइट आंसर होगा, पहला राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा। छात्र को सीखने में, अब सीखेगा तो क्या सीखेगा, इंफॉर्मेशन ना दी जा रही तुम्हें, जब विषय वस्तु बहुत रूप में कहते ना सर, अगर मोतिकाई जी वाली बात पूछी कि सीटेट में कौन सी सब्जेक्ट कम करी है, तो पहले मैं मैथ बताऊंगी, क्योंकि उसने बहुत से रूपों में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। मैथ तभी तो आपको सीखने में कठिनाई हो रही है, सूचना तो आपको कहीं से भी मिल जाए, समझ में आ ही जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विषय वस्तु को जब बहुत से रूपों में प्रकट किया जाता है तब आपको बता रहा है सर सीडीपी पढ़ते हैं तो मैथ भूल जाता है, मैथ पढ़ते हैं तो हिंदी भूल जाता है, समझ में आ रही कौन सा का करें। जावे तो हमने इंग्लिश तो बिल्कुल छोड़ ही दी है, होगा जो देखा जाएगा, ऐसा जो लोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, अधिगम की मतलब मान लीजिए सीखना सबसे उच्च स्तर पर तब होगा जब आपको अर्थ समझ में आने लग जाए, ये वाली बात समझ में। उच्च उत्तेजना और उच्च भय ना, ये भी भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना कोई भय नहीं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई भय ना हो लेकिन अपने आप को मोटिवेट करते रहना, बैलेंस में, ज्यादा हाइपर भी होना जरूरी नहीं है, तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, संरचनात्मक विचार यह कहता है जब आप किसी भी समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, होती है सब, वे बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी देख लेंगे, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये वाला ठीक है। जी हाँ, अगर मैं आपसे ये वाली बात, मान लीजिए मेरी क्लास में बच्चे बैठे हो, कभी कभी मैं आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं तो उससे पहले ये अपना आंसर दे लेते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ में आ जाता है, वो अपना नियम बनाते, कभी कभी गलत कर देते, जैसे पिछला क्वेश्चन था कुछ बच्चे बता रहे थे पहला होगा, कुछ बता रहे डी, जो लोग पहला बता रहे थे उन्होंने अपने ज्ञान का निर्माण किया था, जो लोग डी बता रहे उन्होंने भी अपने ज्ञान का निर्माण किया था, लेकिन जिसमें जो ज्ञान का निर्माण दोनों कर रहे हैं, कैसी भूमिका निभा रहे हैं, वो वाली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, मतलब अधिगम के लिए समझना, आप सीखते समय मान लीजिए आज आप में कोई कमी है, वो जीवन भर आप में कमी नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी सही हो जाएगी। आज जो आप गलती कर रहे हो वो कल गलती नहीं करोगे, उसको सही करोगे, ये वाली बात कह रहा है। तो योग्यता सुधारने योग्य, आज आपने सीटेट पास 100 नंबर से किया, अगला वाला आप 110 से भी कर सकते हो, 90 से भी कर सकते हो, ये वाली बात ठीक है। योग्यता अटल है ना, आज मैंने बीए किया तो कल एमए कर लूंगा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुदान, अगर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो तो सीटेट पहली बार हम पास है, तो ये भी काट दिया। असफलता ना, राइट आंसर कौन सा है, योग्यता सुधार है, आपके अंदर कोई भी क्वालिटी हो उसको भी हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी छात्रों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक, परिपाटी मतलब कौन सी ऐसी कल्पना है जो आपकी संकल्पना को ज्यादा बढ़ोतरी करने में से, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा जानते हैं आप लोग, प्रतिस्पर्धा क्या होता है, होता क्या है, प्रतियोगिता, कंपटीशन जिसे बोलते हैं, तो ये तो हमारा कैसा शब्द होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना, बारंबार परीक्षा, अन्वेषण और संवाद, खोज और वार्तालाप की जब आप बात करते हैं, और ये अन्वेषण विधि के जनक पूछे तो आप बता देना अन्वेषण विधि के जनक कौन है, वो है संवाद विधि के जनक है प्लेटो, खोज विधि ह्यूरिस्टिक, अरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, कौन है अन्वेषण विधि के जनक, अरे मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, शोध विधि नहीं, ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रांग, अरे बड़ा दिमाग में कहां पर पढ़ा था, चेतन में पढ़ पा था तू, H.E. आर्मस्ट्रांग, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, शोध विधि, रिसर्च विधि, इनके जनक कौन, H.E. आर्मस्ट्रांग, ये अचेतन मन में पढ़ा था। अचेतन मन की डिफाइन पता किसने किया, सिगमंड फ्राइड ने किया, इसको भी समझ लेना आप लोग। एक कार्य के दौरान
स्टाइनर नाम, स्टाइनर स्वयं से बात कर रही है। वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन और सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है। कौन सा होगा, इधर देखते हैं, ये रहा सेल्फ रेगुलेशन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, स्वनिम। आत्मकेंद्रित, तो इधर देख लेना, ईगो की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक विवरण देता है। क्यों होना चाहिए? छात्रों को नामांकन करने के लिए, योग्यता आधार समूह को बांटने के लिए नहीं, छात्रों की जरूरतों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक, या तो पहला नामांकन नहीं हो, कौन सा होगा? हम मूल्यांकन, हम बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप क्यों करते हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कौन सी आवश्यकता है, या किस विधि से या किस वे में आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, उसको हम मूल्यांकन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रतिरोपित किया जा सकता है, केवल नहीं, ना आवन ना। राइट आंसर कौन सा हमारा? और मैंने आपको यही बताया कि वंशानुक्रम, वातावरण या प्रकृति या पोषण, जिस ऑप्शन में दिख जाए क्वेश्चन कोई सा भी पॉजिटिव में राइट आंसर आप लगा सकते हैं। टाइम टेबल पर एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर टाइम टेबल उसको आपने, अगर आपकी बार सीटेट में लागू कर लिया तो गारंटी के साथ अगर आपके 100 प्लस ना है तब आप हमसे मिल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।